अन के संदर्भ में, और अल्लोपोनः में कार्य किसको कहा गया है? अन को। अनंत भ संज्ञक अंग के अन को, अनंत भ संज्ञक अंग के अन के आकार का लोप हो जाता है ना। तो वहां तो अन को षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य, अन जो षष्ठी निर्दिष्ट है उसके आकार को कार्य कहा है, और यहाँ पर जो है वो राज्य कच में राजन को षष्ठी निर्दिष्ट बनाया है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक देश विकृतम अनन्यवत की बात नहीं आती है, उसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी फिर जो है वो कहना ऐसा चाहते हैं कि देखो राजन षष्ठी निर्दिष्ट है, तो राजन षष्ठी निर्दिष्ट है तो उसमें एक देश विकृतम अनन्यवत लगेगा तो राजन तो दिख जाएगा, लेकिन जो अल्लोपो नह की दृष्टि से अन षष्ठी निर्दिष्ट है वहां तो हमें अन को अन के रूप में देखना है, तब जो है वो क्या लग सकेगा? अल्लोपो नह लगेगा, लेकिन अन जो है वो दिखेगा नहीं अन के रूप में। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि राज्य कच में अन, राज्य कच में अन षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है, यही दिखा रहे हैं ना। राज्य कच इत्यत्र राजन शब्द षष्ठी निर्दिष्ट न तु अन। राज्य कच सूत्र में राजन तो षष्ठी निर्दिष्ट है लेकिन अन षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है। इति लोपा भाव, इसलिए वहां पे लोप नहीं होगा। तो समाधाता कहता है, समाधाता कहता है यदि षष्ठी निर्दिष्ट से इति उच्यते क्लिप्त शिख इति प्लुतो न प्राप्नोति। अगर आप कहेंगे कि ये जो एक देश विकृत अनन्यवत होता है षष्ठी निर्दिष्ट को, तो फिर आप जो दिखा रहे थे ना कि एक देश विकृतम से हम यहाँ प्लुत आदि कार्य कर लेंगे सारे, तो कह रहे हैं कि वो क्लिप्त शिखा में तो प्लुत पाएगा नहीं। ठीक है, क्लिप्त शिखा में प्लुत नहीं कर सकोगे एक देश विकृतम लगा करके। क्यों नहीं कर सकोगे? न ह्यत्र ऋकारः षष्ठी निर्दिष्ट, क्योंकि वहां पे ऋकार षष्ठी निर्दिष्ट है नहीं। षष्ठी निर्दिष्ट जहां पर होगा, जिसको कार्य करना है वो यदि षष्ठी निर्दिष्ट हो तब एक देश विकृतम लग जाता है, लेकिन गुरोरनितो से आपने प्लुत किया है ना। प्लुत कार्य तो गुरोरनितो सूत्र से किया है ना, और उसमें ऋकार षष्ठी निर्दिष्ट कहाँ है? तो ऋकार तो षष्ठी निर्दिष्ट है नहीं, तो वहां प्लुत कैसे करोगे? तो जिज्ञासु कहता है कस्तर्हि, तो फिर वहां षष्ठी निर्दिष्ट कौन है? न ह्यत्र ऋकारः षष्ठी निर्दिष्ट। जिज्ञासु कहता है कस्तर्हि, समाधाता कहता है रेफः। प्रदीप देखिए, यद्येवं कृपोरोलः इत्यत्रापि ऋकारः षष्ठ्या न निर्दिष्टः इति अनन्यत्वं न प्राप्नोति इत्याह। और ये तो गुरोरन्त सूत्र में तो ऋकार षष्ठी निर्दिष्ट नहीं ही है। अभी ये कह रहे हैं कि क्लिप्त शिखा में हमने जो कृपोरोलः लगाया है वहां पर भी ऋकार षष्ठी से निर्दिष्ट नहीं है। ऋकार नहीं षष्ठी से निर्दिष्ट है ना। कृपोरोलः में तो रेफ में षष्ठी की है, रेफ के स्थान पे लकार हो जाए, है ना। रेफ में षष्ठी की है, री में तो षष्ठी की नहीं। यद्येवं कृपोरोलः इत्यत्रापि ऋकारः षष्ठ्या न निर्दिष्टः इति अनन्यत्वं न प्राप्नोति। तो इसलिए यहाँ पे अनन्यता प्राप्त नहीं होगी। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति नहीं कह सकोगे। आपकी जो री अभी दिख रहा है आपको क्लिप्त शिखा में, वो री ही है। जो री दिख रहा है वो री ही है। इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक देश विकृतम वाक्य चाहिए। वो कैसे लग सकेगा? एक देश विकृतम अनन्यवत षष्ठी निर्दिष्ट जब हो, और कृपोरोलः में तो षष्ठी निर्दिष्ट है नहीं, है ना। री षष्ठी निर्दिष्ट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी एक देश विकृतम का तो आप प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। और यही बात तो फिर सब में आएगी, क्योंकि प्रक्लिप्त आदि में भी तो कृपोरोलः से ही किया है ना। री के स्थान पर री तो कृपोरोलः से ही किया है। इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि प्लुतो न प्राप्नोति। ये द्विर्वचनादेरपि उपलक्षणम, ये जो दोष है वो द्विर्वचन आदि के संदर्भ में भी है, सब में है ये कि यदि आप षष्ठी निर्दिष्ट से ऐसा कहोगे तो एक देश विकृतम इस परिभाषा का प्रयोग तो आप कर ही नहीं सकोगे प्लुत्यादि प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। अब जिज्ञासु कहता है कि नहीं नहीं, कृपोरोलः सूत्र में ना ऋकार भी षष्ठी निर्दिष्ट है, केवल रेफ षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है। कृपः षष्ठी, रह षष्ठी और लह प्रथमा, ऐसा समझते हैं ना अभी तक हम सामान्य रूप से कृपोरोलः सूत्र का विग्रह पदच्छेद।
तो अब जिज्ञासु कहता है ऋकारोप्यत्र षष्ठी निर्दिष्ट, कि यहाँ पे ऋकार भी षष्ठी निर्दिष्ट है, आपको दिखाई नहीं पड़ा। समाधाता कहता है कैसे है और हमें दिखाई नहीं पड़ा? तो जिज्ञासु कहता है अविभक्तिको निर्देश, अविभक्तिक निर्देश है ये। कृपः, जिसको आप कृपो को कृपः षष्ठ्यंत समझ रहे हैं ना, ये षष्ठ्यंत नहीं है, ये अविभक्तिक निर्देश है। इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, कृपा और उ। आद्गुना होकर के क्या बन गया? कृपा और उ, दो शब्द हैं, द्वंद्व होके क्या बन जाएगा? कृपो बन जाएगा ना, आद्गुना संधि होकर के। तो ये जो कृप, अब आप कहो कि पहला कृप शब्द है उसमें कोई विभक्ति तो लगी नहीं हुई, फिर ये तो बिना विभक्ति के निर्देश मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि हाँ, बिना विभक्ति के ही निर्देश है वो, अविभक्तिक निर्देश। अविभक्तिक निर्देश भी है ना आपके सूत्रों में कहीं कहीं, जैसे शी सर्वनाम स्थानम आदि पे शी का शायद दिखाते हैं ना अविभक्तिक निर्देश, और बीच बीच में कहीं कहीं है कुछ सूत्रों में, मतलब वहां पे बिना विभक्ति लगा के निर्देश कर दिया। ऐसे ये कह रहे हैं कि कृपा जो है वो अविभक्तिक निर्देश है, माने या अविभक्तिक निर्देश कह लीजिए, या षष्ठी विभक्ति का लुक करके निर्देश कर दिया है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और आगे जो उहु है वो तो री का षष्ठ्यंत है, री का षष्ठी में उहु बन जाता है ना, तो वो उहु री का षष्ठ्यंत है। तो अर्थ क्या हुआ? कृपा में भी षष्ठी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, अविभक्तिक निर्देश। तो अर्थ क्या हुआ? कृप के रिकार के स्थान पर कृप के रिकार के एकावयव रेफ के स्थान में लकार आदेश हो जाता है। ये पहले तीन जो है, कृपा भी षष्ठ्यंत, उहु भी षष्ठ्यंत, रह भी षष्ठ्यंत और लह प्रथमांत, ठीक है। और उसमें से जो कृपा षष्ठ्यंत हम कह रहे हैं वो केवल अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से, बाकी तो इन्होंने कहा ना वो अविभक्तिक निर्देश है, ठीक है। तो कृपः उहु रह लह, ये क्या बन गया? कृपो रो लह। ऐसा करके कृपो रो लह का विग्रह ये है, 4 पद हैं उसमें, 3 नहीं है, ठीक है। और जब 4 हैं तो वहां रिकार भी निर्दिष्ट है, षष्ठी निर्दिष्ट रिकार भी है। जो आप कह रहे थे कि रिकार षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है, एक देश विकृतम कैसे लगाओगे, तो जिज्ञासु ने दिखा दिया कि रिकार भी षष्ठी निर्दिष्ट है, ठीक। तो अर्थ क्या हुआ? अब इस तरह से करेंगे तो कृप के रिकार के एक अवयव रेफ के स्थान में लकार आदेश हो जाता है। उद्योग देखिए, कृपे रेफस्य लह तद अवयव रिकारस्य च लकार घटिता आदेश इत्यर्थः। कृप में रेफ को ल हो जाता है और तद अवयव रिकारस्य च, उस रेफ का अवयव जो रिकार है उसको लकार घटित आदेश हो जाता है। लकार घटित आदेश माने री, लकार घटित आदेश माने री आदेश हो जाता है। अच्छा, इन्होंने ये सीधे सीधे अर्थ नहीं दिखाया उद्योतकार ने कि कृप के अवयव रिकार के एक देश रेफ को लकार हो जाता है, ऐसा अर्थ नहीं कर रहे। ध्यान से देखिए, कृपे रेफस्य ल, 2 अर्थ कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको कृप में गुण आदि होकर के रेफ मिल जाएगा सीधे सीधे, कृप के री को अर हो जाता है ना गुण आदि होकर के किन्हीं स्थलों में, तो जहाँ रेफ मिल जाएगा वहां तो उसको रेफ को सीधे ल हो जाएगा, कृपे रेफस्य ल, ठीक है। और तद अवयव रिकारस्य, और रेफ अवयव वाला जो रिकार मिलेगा, जहाँ पर सीधे सीधे रेफ नहीं मिलेगा, गुणादि नहीं हो रखा होगा कहीं, जैसे प्रक्लिप्त आदि में किंगिति जैसे मना हो जाता है ना, त प्रत्यय है तो मना हो जाता है, गुण नहीं हो पाता, तो फिर जहाँ री ही मिलेगा तो तद अवयव रिकारस्य, उस रेफ अवयव वाला जो रिकार है उसको लकार घटित आदेश हो जाता है, उसको लकार घटित आदेश हो जाता है माने रिकार हो जाता है, ठीक। ऐसा जिज्ञासु ने दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के बात ये है, मूल भाष्य पे वापस आइए, जिज्ञासु ने रिकार भी यहाँ षष्ठी निर्दिष्ट है ये दिखा दिया, और यदि रिकार षष्ठी निर्दिष्ट है तो एक देश विकृतम लग सकता है। प्रत्यादि कार्य जो है वो तृप्त शिखा में एक देश विकृतम से ही हो जाएंगे, लिकारोपदेश की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जिज्ञासु ने अभी तक सिद्ध करना चाहा। जिज्ञासु ही अपनी बात आगे कह रहा है, अथवा पुनरस्तु अविशेषेण, अविशेषण का अर्थ प्रदीपकार दिखा रहे हैं, षष्ठी निर्दिष्टस्य इति नापेक्ष्यते, या फिर जो है आपको एक देश विकृतम वाक्य को उतना ही ले लो जैसे पहले ले रहे थे, एक देश विकृतम अनन्यवद्, इतना ही मानिए, उसमें षष्ठी निर्दिष्ट से इस विशेषण की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे करेंगे?
समाधाता ने कहा कि ननुचोक्तम की उस स्थिति में तो हमने दोष दिखाया था ना, राज्य कच राजकीयम अल्लोपो न इति प्राप्नोति इति, उस स्थिति में हमने दोष दिखाया था। तो जिज्ञासु कहता है नैष दोषः, ये दोष नहीं आएगा। वक्ष्यत्येतत् श्रादिनां संप्रसारणे नकारांत ग्रहणम अनकारांत प्रतिषेधार्थम इति तत्प्रकृतम उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते अल्लोपो न नकारांतस्येति। जिज्ञासु ने कहा कि हम केवल एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति इतना ही वाक्य बोलेंगे, फिर भी राज्य च इस सूत्र में से जो हम राजकीयम प्रयोग बनाएंगे वहाँ अल्लोपो नः दोष की प्राप्ति नहीं होगी, अल्लोपो नः सूत्र की दोष रूप में प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो जिज्ञासु ने कहा नैष दोषः वक्ष्यत्येतत् कि आचार्य आगे कहेंगे श्वादीनाम संप्रसारणे, कहाँ कहेंगे? श्व युवम अघोनाम तद्धिते सूत्र है ना आपका, कहाँ है? 6-4 निकालिए जरा। श्व युव मघो नाम तद्धिते मिला? 133 नंबर 6-4 श्व युव मघो नाम तद्धिते श्वन युवन मघवनिते तेषाम् अंगानाम अतद्धिते प्रत्यये परतः संप्रसारणम भवति, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं भाष्यकार कि आगे हम कहेंगे, आगे वार्तिककार के द्वारा ये बात कही जाएगी शादीनाम संप्रसारणे नकारांत ग्रहणम अनकारांत प्रतिषेधार्थम, कि शादियों को जो संप्रसारण विधान किया जा रहा है ना, वहाँ पर नकारांत ग्रहण कर देना चाहिए, जिससे कि अनकारांत का प्रतिषेध हो जाए। यहाँ पर काशिकाकार ने भी इसका स्मरण कराया है, श्वादीनामेतत् संप्रसारणम नकारांतानाम इष्यते, ऐसा कह करके स्मरण कराया कि शादियों को ये जो संप्रसारण विधान कर रहे हैं वो जब ये नकारांत होंगे उन्हीं नकारांत श्वन इत्यादियों को ही संप्रसारण इष्ट है, अनकारांतों को नहीं। तो यही बात यहाँ भाष्यकार भी दोहरा रहे हैं कि वार्तिककार आगे स्मरण कराएंगे। क्या स्मरण कराएंगे? क्या कहेंगे? शादीनाम संप्रसारणे नकारांत ग्रहणम अनकारांत प्रतिषेधार्थम, शादियों की संप्रसारण विधि में हमें नकारांत का ग्रहण कर देना चाहिए, जिससे कि अनकारांत को संप्रसारण ना हुआ करे। अब कह रहे हैं कि तत्प्रकृतम उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते, कि ये अल्लोपो नः सूत्र इसके आगे ही है, श्व युव मघो नाम तद्धिते, और आगे अग्रिम सूत्र है अल्लोपो नः। तो कह रहे हैं कि हम अल्लोपो नः में भी नकारांत ग्रहण को अनुवृत्त कर लेंगे। जब हम श्वयो मघो नाम तद्धिते नकारांता नाम या नकारांतस्य ऐसा कहेंगे ही, तो उसी नकारांता नाम को हम आगे अल्लोपो नः सूत्र में भी अनुवृत्त कर लेंगे कि अल्लोपो नः जो अन के आकार का लोप होता है वो भी कब होता है? नकारांतस्यैव। ऊपर जो है वो बहुवचन है तो वहां नकारांता नाम जुड़ जाएगा, नकारांता नाम श्वयो मघो नाम संप्रसारणम भवति, यहाँ नकारांता नाम का नकारांतस्य बन जाएगा। ठीक है कि अन्नन्तस्य भ संजकस्य नकारांतस्यैव अल्लोपो भवति, नकारांतस्यैव अनः अल्लोपो भवति। ठीक है, और राजकीयम में तो अब ये नकारांत रहा नहीं है तो इसलिए वहां लोप नहीं होगा, तो इसलिए एक देश विकृतम अनन्यवद् इतना ही रखें तो भी समस्या नहीं आएगी। ये जिज्ञासु ने दोष का समाधान कर दिया। तो अभी यहाँ तक आते आते एक तरह से प्रत्यादि प्रयोजन का तो खंडन हो रहा है ना, जिज्ञासु के द्वारा एक देश विकृतम से ही काम चल जाएगा ऐसा कहा। तो समाधाता कहता है, प्रदीपकार को देखिए पहले, न च राजन शब्दः कादेशे कृते नकारांतो भवति श्वेव पुच्छे छिन्ने न पुच्छवान इति भावः। कह रहे हैं कि राजन शब्द का आदेश हो जाने पर फिर नकारांत नहीं रहता, फिर उसको हम नकारांत नहीं कह सकते। जैसे श्वा इव पुच्छे छिन्ने न पुच्छवान, कुकुर जैसे है और उसकी पूंछ कट गई तो अब उसको पुच्छवान नहीं कहते ना, तो ऐसे राजन शब्द का आदेश होने पर फिर नकारांत नहीं कहा जा सकेगा। आगे देखिए, इह तर्हि क्लिप्त शिखा अनृतः इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। तो अब समाधाता एक और दृष्टि से जो है प्लुति प्रयोजन को स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है कि आपकी बात ठीक है, एक देश विकृतम अनन्यवत लगा देंगे, ठीक है,
जो कार्य री में होने चाहिए थे वो री में ही हो जाएंगे एक तरह से, यही कहा जा रहा है ना अभी तक एक देश विकृतम की दृष्टि से। लेकिन यहाँ क्लिप्त शिखा में दोष दिख रहा है, क्योंकि गुरोरनितः सूत्र में अनृतः कहा हुआ है। यदि आप री को री मान करके कार्य करने लगेंगे, री को री ही मानेंगे एक देश विकृतम के अनुसार, तो फिर उस री को तो प्लुत नहीं हो सकता, क्योंकि अनृतः कहा हुआ है, मना किया हुआ है सूत्र में। गुरोरनितो सूत्र में अनृतः प्रतिषेध किया हुआ है। देखिए उद्योतकार दिखा रहे हैं, एक देश विकृतेन रित्वादिति भाव। एक देश विकृत से आप इसको री देखेंगे और उस री को तो फिर अनृतः ये प्रतिषेध लगने लगेगा। तो जिज्ञासु कहता है कि ये भी समस्या नहीं आएगी। क्यों? रवत प्रतिषेधाच्च, रवत प्रतिषेधाच्च तत् सिद्ध्यति गुरोरवतः इति वक्ष्यामि। कह रहे हैं कि वो गुरोरनितो सूत्र जो बनाया हुआ है ना, उसको भी हम गुरोरवतः ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अनृत गुरोः अनृतः, ऐसा वहां अनृतः शब्द नहीं पढ़ करके अरवत ऐसा शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। प्रदीप कार देखिए, र अस्य अस्ति नित्यम इति नित्य योगे मतुप। ये जो रवत शब्द बनाया ना पहले, तो रवत जैसे बुद्धिमत शब्द बनाते हो वैसे रवत शब्द बनाया मतुप प्रत्यय करके, र अस्य अस्ति नित्यम। इस अर्थ में नित्य योग अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है, तो इस अर्थ में मतुप प्रत्यय करके रवत शब्द बनाया। तो तेन ऋकार एव रवान, र जिसका नित्य ही हो, ऐसा अर्थ बना ना अब इसका। रवत शब्द का क्या अर्थ है? र अस्य अस्ति नित्यम, तो र जिसका नित्य ही हो, ऐसा कौन है? तो कहा कि तेन ऋकार एव रवान, रवत शब्द से या रवान शब्द से ऋकार को ही लिया जाएगा, न तु वर्तकः इत्यादौ अकारः। वर्तकः इत्यादि में आकार को नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि उसके साथ जो है वो ऋकार हमेशा है, ऐसा होता नहीं है। उसके साथ रेफ हमेशा है, ऐसा होगा नहीं। न रवान अरवान इति समासः। रवत शब्द का अर्थ हो गया रवत बराबर ऋकार, और न रवान अरवान माने जो ऋकार नहीं है, ऐसा अर्थ आ गया ना। अनृतः पढ़ा हुआ था पहले, उसका सीधा सीधा अर्थ था कि ऋकार को, गुरु संज्ञक ऋकार को प्लुत कार्य नहीं होगा, है ना। अब कह रहे हैं कि हम जो निषेध करवाएंगे वो अरवतः ऐसा कह करके करवाएंगे। अरवतः कहने में क्या विशेष आ गया, उसी को दिखा रहे हैं कि रवत का अर्थ है यहाँ पे ऋकार, और न रवान अरवान ये समास हो गया। नित्य योग प्रतिपादन के लिए बहुव्रीहि नहीं किया है, न रवान अरवान ऐसा कर दिया है। तो अब गुरोरस्य, गुरोरस्य ऐसा बहुव्रीहि नहीं किया हमने। गुरोरवतः नित्य योग प्रतिपादन के लिए मतुप प्रत्यय लेकर के आए। तो अब अर्थ क्या हो जाएगा कि गुरु संज्ञक को प्लुत होता है, लेकिन रवान को नहीं होता। रवान को नहीं होता माने रेफ वाले को नहीं होता। अब रेफ वाला कौन लिया यहाँ? जो रेफ अस्य अस्ति नित्यम, रेफ अस्य अस्ति नित्यम, तो ऋकार को नहीं होता। तो क्लिप्त शिखा में नित्य योग दिखाने के कारण से अब यहाँ पर जो है वो र अस्य अस्ति नित्यम, जिसका र नित्य ही जिसका भाग हो उसको मना करवा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर तो जो है वो री है, क्लिप्त शिखा में तो री है। अब उस री को एक देश विकृत न्याय से री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन चूंकि उसको री आदेश हो चुका है तो कह रहे हैं कि गुरोरवतः ये प्रतिषेध यहाँ नहीं लगेगा। अरवतः कहने के कारण से प्रतिषेध यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि र अस्य अस्ति नित्यम जिसमें ये घट रहा हो उसको प्रतिषेध होगा, और री में ये घट नहीं रहा। र अस्य अस्ति नित्यम ये नहीं घट रहा, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, ऐसा जिज्ञासु ने कहा। तो समाधाता यहाँ पे समस्या दिखाता है कि आप इसको बदल भी दोगे ना,
गुरोरनृतः को बदल करके आप यदि अरवतः इति उच्यते, यदि आप ऐसा कह दोगे तो होत्रीरिकारः होत्रीकारः अत्र न प्राप्नोति। होत्रीरिकारः, यहाँ पे संधि करके ये होत्रीकारः बना लिया ना आपने। संधि करके इसलिए दिखाया है क्योंकि गुरु संज्ञक चाहिए ना, द्विमात्रिक। गुरोरनृतः का यदि हम जो है वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते तो उसके लिए क्या चाहिए, गुरु संज्ञक चाहिए। क्लिप्त शिखा में तो पकार तकार के संयोग के कारण गुरु संज्ञा हो रही थी ना, और यहाँ पर गुरु संज्ञा दिखाने के लिए ये ऐसा उदाहरण दिखाया, होत्रीकार। तो कह रहे हैं कि अरवतः कहोगे तो होत्रीकार में प्लुत नहीं पाएगा, गुरु संज्ञक तो है, लेकिन आपने कहा कि जो नित्य रेफ वाला हो उसको नहीं होता, और रिकार तो नित्य रेफ वाला है, तो यहाँ पे प्लुत का निषेध होने लगेगा, जबकि यहाँ प्लुत चाहिए था, ये दोष आ जाएगा। तो जिज्ञासु कहता है गुरोरवतो ह्रस्वस्य इति वक्ष्यामि। ठीक है, ऐसा कह दूंगा, सूत्र ऐसा बनाऊंगा, गुरोरवतो ह्रस्वस्य इति वक्ष्यामि। तो उससे प्रदीप काल देखिए क्या अर्थ हो जाएगा, तेन ह्रस्वस्यैव रवतः प्लुत निषेधः। प्लुत निषेध किसको होगा, जो ह्रस्व हो और रेफवान हो, माने नित्य रेफवान हो, माने नित्य रेफवान माने वही रिकार हो। ह्रस्व रिकार को ही प्रतिषेध होगा, न दीर्घ से, दीर्घ को नहीं होगा। ह्रस्व से कह दिया ना, तो इसलिए नहीं होगा। तो बस यहाँ अंतर इतना ही आ गया कि नित्य योग दिखाने से अब री चूंकि वहां हो चुका है तो नित्य योग नहीं रहा क्लिप्त शिखा में, इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। तो अब समाधाता कहता है स एष सूत्र भेदेन ऋकारोपदेशः प्रत्याद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते सैषा महतो वंशस्तंभात् लट्वानुकृष्यते। समाधाता थोड़ा जो है वो व्यंग्य करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, स एष सूत्र भेदेन ऋकारोपदेशः प्रत्याद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते, कि वास्तव में तो ऋकारोपदेशः प्रत्याद्यर्थः वर्तते, वास्तव में तो जो है वो आप जस का तस सूत्रों को रखें तो ऋकारोपदेश प्लुति आदि प्रयोजन के लिए ठहरता है कि ऋकारोपदेश हमें करना चाहिए जिससे प्लुति आदि प्रयोजन पूरे किए जा सके, सिद्धि की जा सके उनको। लेकिन ये जो स एष ऋकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सन्, वह यह जो ऋकारोपदेश प्लुत्यादि प्रयोजन वाला है वो सूत्र भेदेन प्रत्याख्यायते, प्लुत्याद्यर्थ होते हुए भी सूत्र भेद करके आप सूत्र का स्वरूप बदल बदल करके उसका खंडन कर रहे हैं। तो ये जो आपका सारा प्रयास है ये कैसा है, स एषा महतो वंशस्तंभात् लट्वानुकृष्यते। सारा ऐसा है कि हम बहुत बड़ा एक बांस लें और ऊपर से जो है वो कोई छोटी सी चीज उससे जो है वो झटके, ठीक है, कोई छोटा पक्षी उसको पकड़ रहे हैं या कोई छोटा फल आदि है उसको जो है बिल्कुल इतना सा वो है और इतना बड़ा उसके लिए पुरुषार्थ किया, इतना बड़ा डंडा लिया। तो ये आप जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो मतलब इतना बड़ा पुरुषार्थ करोगे आप और उससे जो है प्रयोजन क्या ही सिद्ध कर रहे हो। तो इस तरह से समाधाता इसको पूरा कर रहे हैं व्यंग करके, वार्तिकारस्य ऋकार प्रत्याख्यानम निप्रयोजनम इत्याह, कि ये जो वार्तिकार ने रवत प्रतिषेधाच्चादि बोल करके एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादयः रवत प्रतिषेधाच्चादि बोल करके ऋकार का प्रत्याख्यान करना चाहा है, ये निष्प्रयोजन है। ठीक है, तो अब ये इतना कह करके पूरा हो गया। लट्वा के दोनों अर्थ दिए उद्योतकार ने, लट्वा पक्षी विशेषः फल विशेषो वा, ठीक है, कोई बहुत छोटा सा पक्षी या कोई बहुत छोटा सा फल, और उसके लिए जो है वो खूब बड़ा सा बांस 2-3 जोड़ करके बनाए, हम खूब पुरुषार्थ करें और फिर उससे वो छोटी सी चीज झटके हमारे हाथ में आए, तो जैसे वो सार्थक नहीं समझा जाता है, उसी तरह से यहाँ पे आप इतना पुरुषार्थ करके जो ये ऋकारोपदेश का प्रयोजन खंडित करना चाहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऋकारोपदेश आचार्य ने किया ही हुआ है, उसको मान लो, उसमें क्या समस्या है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के रील ऋक पे क्या बात हुई, 3 प्रयोजन दिए थे, है ना, और तीनों लगभग एक दृष्टि से देखें तो प्रथम प्रयोजन तो
पक्षांतर मान के खंडित किया था, पक्षांतर में नहीं जाएंगे तो प्रथम प्रयोजन भी है यदृच्छा शब्दार्थ। दूसरा प्रयोजन अशक्तिजानुकरणार्थ, तो अशक्तिजानुकरणार्थ प्रयोजन रह गया असाधु के अनुकरण के लिए भी और साधु के अनुकरण के लिए भी, है ना। और तीसरा प्रयोजन कहा था प्लुत्याद्यर्थ, तो उसका खंडन करने के लिए बहुत यहाँ बल लगाया है कि जो है वो एक देश विकृतम का आश्रय करो, और फिर जो है मतलब फिर भी काम नहीं चलेगा तो गुरोरनितः का स्वरूप बदलो, गुरोरवतः कहो, गुरोरवतः कहने से भी काम नहीं चलेगा तो गुरोरवतः ह्रस्वस्य कहो। तो इतना सारा कुछ करके यदि आप खंडन कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रत्याख्यान नहीं ही है, ठीक है। तो इसका मतलब यथास्थिति में तो आपको ऋकारोपदेश के प्लुत्यादि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ऋकारोपदेश करना ही होगा। तो रील ऋक सूत्र में या कहिए कि प्रत्याहार सूत्रों में ऋकारोपदेश के प्रयोजन हैं और तीनों के तीनों अवस्थित रहे हैं एक प्रकार से, ऐसा इसका निर्णय समझ सकते हैं हम। अस्तद्य पुनः एतावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।